गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 ऑन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑफ क्लास 10th, राइट। हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी। अब हमने लास्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस के साथ साथ हमें कंटिन्यूअस करंट कैसे मिलेगा, कंटिन्यूअस करंट के साथ साथ हमने सर्किट डायग्राम, देन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, उसको लगने वाले सिंबल्स, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हमारा मेन, अगर कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, फैक्टर्स फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस of conductor depends, resistance of conductor depends। ठीक है, और इसमें हम रेजिस्टिविटी कवर करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस, ये जो फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, या रेजिस्टेंस और इन फैक्टर्स के कुछ ना कुछ रिलेशन होता है रिलेटेड टू कंडक्टर। तो ये फैक्टर्स से हम धीरे धीरे रेजिस्टिविटी की तरफ जाएंगे। रेजिस्टिविटी के साथ हम रेजिस्टिविटी को पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। देन उसके बाद इस लेक्चर का मेन टॉपिक या आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि आज के लेक्चर में आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का डिफरेंस भी पता चलेगा। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा पूछा जाता है। तो ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का डिफरेंस भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एंड सबसे लास्ट हमारा इन सब टॉपिक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस कर लिया था दैट फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। बताओ कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। आप लास्ट वीडियो देखा है ना आपने, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स दैट, और हम डायरेक्ट टॉपिक नेम ही लिख देते हैं यहाँ पे, फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depends। आपको याद हो जानी चाहिए फैक्टर्स। पहला हमने क्या देखा था, लेंथ, राइट। लॉन्ग करके हमने देखा था लास्ट वीडियो में, लॉन्ग करके देखा था, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ। सेकेंड आएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जो आप कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसका एरिया क्या है, उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में थिकनेस के हिसाब से देखा था, थिकनेस। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या था, नेचर ऑफ द मटेरियल, राइट, नेचर ऑफ मटेरियल था। एंड नेचर ऑफ मटेरियल के बाद फोर्थ कौन सा था, फोर्थ फैक्टर बताओ। यस, टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर क्या था हमारा, टेम्परेचर। तो आज हम ये चारों पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किए थे, बट आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके डिटेल्स के साथ साथ ये चारों फैक्टर्स रेजिस्टिविटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ को डिस्कस करते हैं। देखो, द अफेक्ट, और यू कैन से अ लेंथ, ड्यू टू अ लेंथ resistance of a conductor, resistance of a conductor ड्यू टू लेंथ, मतलब लेंथ की वजह से क्या असर होता है आपके रेजिस्टेंस पे। तो देखो, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं बहुत सारे, पहले के साइंटिस्ट तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते ही थे। तो बाय एक्सपेरिमेंट इट हैज फाउंड दैट, बाय एक्सपेरिमेंट्स, बाय एक्सपेरिमेंट it has been found that, क्या पता चला एक्सपेरिमेंट से, when we increase the length, when we increase the length, किसकी लेंथ, कंडक्टर की ना।
सो व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस क्या होगा? Resistance of a conductor also increases. So resistance of a conductor also increases. अब इसी का वाइस वर्सा क्या होगा बता? अगर हम डिक्रीज कर दे, व्हेन वी डिक्रीज, हम जो कंडक्टर की लेंथ है अगर उसको डिक्रीज कर दे, व्हेन वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, व्हेन वी डिक्रीज लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये सब कैसे पता चला? साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक बार उन्होंने वायर की लेंथ ज्यादा ली होंगी, एक बार कम ली। ठीक है, व्हेन वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, ऑल्सो डिक्रीजेस। तो अब देखो, जब हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, कंडक्टर तो सेम है, जब हम कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट? हम ये चीज बोल सकते हैं ना, मतलब ही अगर लेंथ आपकी डबल हो रही है, लेंथ बिकम्स डबल, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? वो भी डबल होगा, उसी को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस बिकम्स डबल। अब अगर इसका सेकेंड केस देखा जाए, मतलब अगर लेंथ बिकम्स हाफ, तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? इफ आपकी जो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर है, आपने जो कंडक्टर लिया, लाइक सपोज वायर लिया, अब उसको आप हाफ ले रहे हो, पहले अगर 2 सेंटीमीटर लिया था तो अभी आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो लेंथ क्या होगी आपकी? लेंथ बिकम्स हाफ, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ। इसके लिए आप याद करो, आपको पिछले लेक्चर में मैंने कुछ इस तरीके से वायर ड्रॉ करके बताई थी। अगर लंबा वायर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे, है ना? हमने ये सब डिस्कस किया था, हमने ये सारी चीजें ड्रॉ की है लास्ट में। तो तभी हमने देखा था कि अगर लॉन्ग वायर रहती है, इफ लॉन्ग वायर, ओके, इफ आपकी वायर लॉन्ग है, लॉन्ग वायर इज देयर, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपका? ज्यादा, है ना? और अगर शॉर्ट वायर आप लेते हो, शॉर्ट वायर, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कम रहेगा, रेजिस्टेंस कम। ये हमने किस में देखा था? लास्ट वीडियो में ही हमने ड्राइंग निकाल के ये चीजों को डिस्कस किया था, है ना? तो अभी हमें पहले फैक्टर से क्या पता चला? दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो ठीक है, यहाँ पे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एरिया के साथ कैसा हो रहा है? तो देखो अगेन एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? इट has been found that if we increase, अगर हमने एरिया को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। एंड सेकेंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट केस हो गई। सेकेंड केस क्या हो रही है? अगर आपने एरिया को डिक्रीज किया, इफ यू डिक्रीज द एरिया, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब देखो, जब आप एरिया को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है, आप एरिया को इंक्रीज कर रहे हो और आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। अब अगर हम दूसरी केस लेके आप एरिया को डिक्रीज कर रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये इनवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट है ना।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर कोई भी वर्ड आता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपको 1 अपॉन क्वांटिटी लेनी है, तो यहाँ पे 1 अपॉन एरिया आ जाएगा, तो R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। मतलब ही अब देखो यहाँ पे पॉइंट समझने वाली बात है कि अगर एरिया को आप डबल कर रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना होगा आपका हाफ, राइट। और वही आप एरिया को हाफ करोगे, अगर आपने एरिया को हाफ कर दिया तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, यस डबल, आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल। ये तो हुई एरिया की बात, पर जनरली देखो ये एरिया किसका है, कंडक्टर का है, एरिया किसका है, किसका है एरिया, कंडक्टर का, है ना। और कंडक्टर जनरली क्या होते हैं, वायर्स होते हैं, है ना, वायर्स के थ्रू ही करंट पास होता है, वायर्स होते हैं, दैट मीन्स कुछ इस तरीके का वायर रहता है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये सर्कल है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल, पाई आर स्क्वायर निकलेगा, राइट। तो अगर एरिया डबल हो रहा है तो आपका रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है, एरिया हाफ है तो आपका रेजिस्टेंस डबल हो रहा है, दैट इज ओके। बट अगर ये जो है ना आर, इसको एक्चुअली हम डायमीटर, ये आर मतलब क्या है, रेडियस है, रेडियस है तो मतलब डी क्या हो जाएगा डायमीटर। जनरली थिकनेस जो होती है वो किससे डिनोट की जाती है, डायमीटर से, थिकनेस ऑफ कंडक्टर किससे रिप्रेजेंट की जाती है, डायमीटर से। तो अगर मुझे एरिया को डायमीटर के टर्म्स में लिखना है तो क्या आएगा, देखो d इज इक्वल्स टू, सॉरी लेट मी करेक्ट दिस, यस, अगर आप रेडियस की बात करो तो रेडियस क्या रहता है आपका 2 टाइम्स, सॉरी d बाय 2, डायमीटर का हाफ होता है ना, और वही आप डायमीटर की बात करो तो 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस रहता है, ये रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर पाई आर स्क्वायर लिखना है मुझे तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर के बदले में मैं d बाय 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, राइट। अब देखो स्क्वायर वाली टर्म आ गई है, मतलब यहाँ पे इनवर्स लॉ आ गया है, तो अगर आपका डायामीटर आपका डबल हो रहा है, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर आपका डायमीटर डायमीटर हाफ हो रहा है, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस कितने से बढ़ेगा, यहाँ पे 4 टाइम्स बढ़ेगा, ये चीज याद रखो आप, ठीक है। जब एरिया की बात हो तो एरिया अगर डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है, यहाँ पे डबल और हाफ का रिलेशन है, एरिया हाफ हो रहा है तो रेजिस्टेंस डबल हो रहा है। बट अगर उसी एरिया का अगर डायमीटर की बात करें, अगर बोला जा रहा है कि डायमीटर डबल हो रहा है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि डायमीटर हाफ है तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ के थ्रू हम ये चीजें बोल सकते हैं, ठीक है, या एक कॉमन सेंस लगा के भी हम ये चीजों को समझ सकते हैं, तो ये जनरली आपको न्यूमेरिकल पर्पस में काम में आता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं लेंथ को बढ़ाती हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, अगर मैं लेंथ को कम करती हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस कम हो रहा है, ये मैंने सीख लिया। सेकेंड फैक्टर में मैंने ये सीखा कि अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाती हूँ तो मेरा एरिया कम हो रहा है, अगर मैं एरिया को बढ़ाती हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो अगर मुझे बहुत कम रेजिस्टेंस चाहिए, लेस रेजिस्टेंस, अगर मुझे लेस रेजिस्टेंस चाहिए तो मेरी वायर कैसी होनी चाहिए, अगर लेंथ के टर्म्स में बात की जाए तो क्या वो लॉन्ग होनी चाहिए, मुझे रेजिस्टेंस कम चाहिए है तो मुझे कम रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, शॉर्ट वायर में, तो वो कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, है ना। और थिकनेस के बारे में बताओ अब, क्या वो मोटी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, अगर थिक रही तो रेजिस्टेंस क्या होगा,
ठीक है, मतलब क्या है, एरिया ज्यादा है, और अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। तो मतलब मेरी वायर कैसी होनी चाहिए यहाँ पे, शॉर्ट एंड थिक फॉर लेस रेजिस्टेंस। अब अगर मुझे हाई रेजिस्टेंस चाहिए, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तो मेरी वायर कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए वो, क्योंकि जब आपका लेंथ बढ़ता है तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, डायरेक्ट रिलेशन है। पर एरिया कैसा होना चाहिए, छोटा, मतलब थिन, क्योंकि अगर वायर थिन है मतलब आपका एरिया छोटा है, और अगर एरिया छोटा है तो आपका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थिन। ठीक है, तो अगर आपको पॉसिबिलिटीज पूछी जाए तो शॉर्ट और थिक में आपको लेस रेजिस्टेंस मिलेगा, वही लॉन्ग और थिन में आपको हाई रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो अब थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। देखो, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था, हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है, राइट। मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे देखो, अगर सपोज ये एक पर्सन है, ये हमेशा खुश रहता है, ये खुशियां बांटता है, इसका नेचर ये है खुशियां बांटना, और ये हमेशा दुखी रहता है। अब ये खुद दुखी रहता है, इसलिए ये किसी से भी कुछ भी बात करता है तो थोड़ा सैड वे में ही जाती है वो। तो ये अपना अपना नेचर है इनका, साथ में ये अगर बहुत मतलब शांत बिहेवियर का है, ये थोड़ा गुस्से वाला है, तो ये सब अपने अपने नेचर की बात होती है। तो पर्सन टू पर्सन नेचर वेरी होता है, वैसे ही मटेरियल टू मटेरियल नेचर वेरी होता है। ठीक है, मटेरियल, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मटेरियल टू मटेरियल नेचर वैरीज। वैरीज, राइट। तो कैसे वेरी होता है, सम मटेरियल्स, अब जैसे ये लोग गुस्सा है, ये शांत बिहेवियर वाला, शांत नेचर है इसका, और ये क्या है, थोड़ा गुस्से वाला है। ठीक है, गुस्से वाला, तो वैसे ही ये हो गया इनका नेचर। तो वैसे हम मटेरियल की अगर बात करें तो सम मटेरियल्स हैव लो रेजिस्टेंस, इनके नेचर में क्या हमें वेरिएशन दिखता है, किसी का रेजिस्टेंस कम है तो किसी का ज्यादा रहता है। एंड सम मटेरियल्स हैव हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मटेरियल का कंडक्टर, मतलब किस चीज से बनी हुई वायर यूज कर रहे हो। देखो, एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। अगर आपकी आप वायर ले रहे हो, एक कॉपर से बनी है, ठीक है, और एक आपकी बनी है नाइक्रोम अलॉय की, ठीक है, इसकी बनी है। अब इसका सब डायमेंशन सेम है, ठीक है, डायमेंशंस आर सेम, डायमेंशंस आर सेम, दोनों वायर्स की सारी चीजें सेम सेम है। फिर भी हमें अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो 60 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, किसका, अलॉय का, 60 टाइम्स ज्यादा। मतलब क्या है, अलॉय का क्या है, हाई रेजिस्टेंस वाला नेचर है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, तो अलॉय का नेचर क्या है, हाई रेजिस्टेंस वाला है। वही कॉपर क्या है अपना बेचारा, सिंपल सा, कॉपर का नेचर कैसा है, कॉपर का नेचर कैसा है, लो रेजिस्टेंस वाला। समझा कि नेचर ऑफ मटेरियल कैसे डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल, जैसे यहाँ पे कॉपर लिया है हमने और दूसरा नाइक्रोम अलॉय लिया है, अलॉय समझ लो, तो वहां पे हमने सारी चीजें अगर सेम रखी तो भी डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो। सब डायमेंशन सर सेम है, सारी चीजें सेम है, बट यहाँ पे एक कॉपर वायर है, दूसरा अलॉय से बना हुआ है। तो जो कॉपर वायर है उसका नेचर कैसे है, लो रेजिस्टेंस है, और वही अगर आप अलॉय की बात करो तो हमें रेजिस्टेंस कम से कम 60 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। तो इसका नेचर क्या हो गया, हाई हो गया, हाई नेचर वाला है वो, हाई रेजिस्टेंस नेचर वाला है। तो इस तरीके से नेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब चलते हैं लास्ट फैक्टर की तरफ। लास्ट फैक्टर क्या था हमारा, टेम्परेचर था। ठीक है,
तो टेम्परेचर से भी अफेक्ट होता है, ये तो हमें स्टार्टिंग से पता है क्योंकि ओम्स लॉ में भी टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट मान लिया था, ठीक है। बट क्या टेम्परेचर हमेशा सेम होता है? नहीं। हाँ, आप जबरदस्ती क्रिएट करोगे तो ठीक है, बट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपका हमेशा वेरी होता है। तो टेम्परेचर के साथ कैसे हो रहा है वेरिएशन? देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो प्योर मेटल्स, अगर आपकी वायर प्योर मेटल से बनी है तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, सॉरी, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। वही अगर मैं फिर से टेम्परेचर बढ़ाऊं और मैं यहाँ पे अलॉय की बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है? नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिमेन्स दी सेम। क्या? इसका रेजिस्टेंस। ये हुई फर्स्ट केस। सेकेंड केस में अगर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ तो प्योर मेटल का क्या होगा, प्योर मेटल का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वही अगर मैं टेम्परेचर अलॉय के लिए डिक्रीज कर दूं तो अलॉय का रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा? नो, इट विल रिमेन्स सेम। देखो, इसको फिर से समझते हैं। क्या बोला मैंने? फोर्थ फैक्टर हमारा क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। ड्यू टू टेम्परेचर हम रेजिस्टेंस का वेरिएशन देखेंगे। तो इफ we are having if we are having wire made up of pure metals, wire made up of pure metals, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास जो वायर है वो किसी प्योर मेटल से बनी है, ठीक है, देन तो क्या होगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर increases, ये शॉर्ट फॉर्म समझना ना, टेम्परेचर है, increases, then resistance of pure metal, that is that wire, resistance of pure metal, ठीक है। प्योर मेटल मतलब ही क्या, अपनी वायर जिससे प्योर मेटल से मैंने वायर बनाई है, ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। एंड इफ टेम्परेचर decreases, then resistance of pure metal, that is प्योर मेटल से क्या बना अपना वायर, तो ये also decreases, ठीक है। तो मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्योर मेटल का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो प्योर मेटल का रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। पर ये तो है प्योर मेटल की बात। वही अगर हम दूसरा देखें अलॉय की, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके, रब करके अच्छे से लिखती हूँ। देखो, हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर भी क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय, रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय रिमेन्स दी सेम, मतलब अलॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर बढ़े या ना पड़े, रिमेन्स दी सेम। तो इस तरीके से आपके टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस मैटर करता है, ठीक है। तो ये तो हुए चार फैक्टर्स जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इन चार फैक्टर में से पहले दो फैक्टर की वजह से हमें दो रिलेशन मिले, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये दो हमें मिले हैं रिलेशंस। अब अगर इन दोनों को मैं कॉमन करूं तो क्या आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया मीन्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
अब मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आपको हमेशा इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, राइट। ये इसकी वैल्यू है। अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो हमेशा प्रोपोर्शनलिटी का साइन कैसे हटेगा, इक्वल्स टू एंड कांस्टेंट के साथ। तो ये लिख लो वैसे का वैसे, यहाँ पे आर था और ये फैक्टर यहाँ पे लिख लो क्या था, एल बाय ए। तो इस कांस्टेंट को हम रो से डिनोट करते हैं। जैसे पहले भी एक कांस्टेंट पढ़ा था, वो क्या था, रेजिस्टेंस, जिसको हमने आर से डिनोट किया था। अभी ये जो कांस्टेंट है वो रो है, रो एल बाय ए। तो मैं लिख सकती हूँ आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये क्या है आपका रो, आर एच ओ, रो, जो किस नाम से जाना जाता है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, सिर्फ रेजिस्टिविटी ही नहीं तो इसका निकनेम भी है, वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही क्यों बोलते हैं ये भी आपको समझाऊंगी। तो इसका फिलहाल दो नाम है इसके, एक रेजिस्टिविटी, ठीक है, बाहर वालों के लिए रेजिस्टिविटी है, और इसका निकनेम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसका हम एसआई यूनिट देख लेते हैं। अगर मैं, मुझे क्या फॉर्मूला मिला है, आर इज इक्वल टू रो L by A, वेयर ये क्या है, सॉरी, आपका जो ये रो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है ना। और कांस्टेंट को हमने नाम क्या दे दिया है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ये उसका नाम है। तो देखो अगर मैं इसको रो के टर्म्स में लिखूं इस फॉर्मूला को, तो कैसे आएगा, रो इज इक्वल टू क्या आएगा, इस तरीके से आपको रो निकालना है। जैसे आप क्वेश्चन मार्क निकालते हो ना, तो क्वेश्चन मार्क की मिरर इमेज, ठीक है, रो, या कोई हुक रहती है ना, हुक, उसको उल्टा कर लो, मिरर इमेज लो, उस तरीके से वो रो निकालना होता है। ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे, आर ए अपॉन एल, राइट। तो इसी को मैं लिख सकती हूँ, आर मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है, ए मतलब एरिया है, तो ए को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल मतलब क्या है, लेंथ, राइट। ये क्या है, आपकी लेंथ है, ये क्या था, एरिया था, और ये क्या है आपका रेजिस्टेंस है, राइट। तो अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। एरिया का यूनिट क्या होगा, अगर आपका रेडियस मीटर में दिया है तो एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या होगा, वो भी मीटर। तो एक मीटर से ये स्क्वायर कट गया, तो रो का यूनिट क्या बचा, रो इज इक्वल टू क्या बचा आपका, ये ओम एंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर। तो रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, जो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका एसआई यूनिट, किसका, रो का, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या पढ़ा था, इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, राइट। और अभी हमने एक और चीज देखी कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड, लिख दो यहाँ पे, एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। हमने अभी बोला इसे कि लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर पे। बट अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं, रेजिस्टिविटी, तो ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। अब माइंड में थोड़ा सा सवाल आ रहा है कि अगर रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टिविटी बना है तो फिर ये तो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, बट हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। व्हाई दिस इज सो, ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर है, देखो रेजिस्टिविटी, लेट सपोज कि ये मेरी एक वायर है, ठीक है, ये मेरी एक वायर है, इसको मैं वायर बोल देती हूँ, वायर है ये। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये पूरी वायर में कितने कितने अपोजिशंस मिल रहे हैं। सपोज ये करंट है, देखो ये करंट को जाना है,
यहाँ से ये क्या है, मैं आई हूँ, और यहाँ पे उसको क्या है, पूरे वायर में क्या मिलेंगे, इसको रेजिस्टेंस मिलेंगे, राइट, पूरे वायर में। तो ये पूरे वायर का काउंट मतलब आपका रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर रेजिस्टेंस कोई पर्सन होता तो बताओ, गिन के बताओ यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होता, कितने रेजिस्टेंस का होता, आर की वैल्यू क्या आ जाती अगर रेजिस्टेंस कोई पर्सन होता, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आती, 7 ओम। अगर रेजिस्टेंस कोई पर्सन होते तो ये हुआ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है आपका रेजिस्टेंस। बट रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो रेजिस्टिविटी, ये पॉइंट कोई समझा नहीं सकता है, बट मोस्टली किसी को ध्यान में नहीं आती है ये चीज। रेजिस्टिविटी क्या होती है, लेट सपोज ये वायर यहां से लेके यहां तक 1 मीटर है, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कितनी रहेगी, 3। मतलब कि एक 1 मीटर वायर में कितना रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है, इसका मेजरमेंट मतलब क्या क्या हो जाता है आपका रेजिस्टिविटी। तो अब देखो रेजिस्टिविटी को क्या फर्क पड़ता है, वायर इतनी लंबी है या आगे और लंबी है, वो तो अपना 1 1 मीटर में काम करेगा ना, ये इतना यहाँ से लेके 1 मीटर, यहाँ से लेके दूसरा मीटर उसका, यहाँ से लेके आगे तीसरा मीटर, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वायर कितनी लंबी है, उसे क्या है बस अपना 1 मीटर। हाँ, उसे फर्क किससे पड़ेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि डिपेंड करेगा कि 1 मीटर में 3 रेजिस्टर रहने हैं या 2 ही रेजिस्टर रहने। देखो कुछ कुछ में हमने क्या बोला, लो रेजिस्टेंस रहता है, तो लेट सपोज कि 2 ही रेजिस्टेंस है, हमने मटेरियल चेंज कर दिया वायर का, और अभी वायर में 1 मीटर की वायर में सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टिविटी का आंसर अभी 3 ना आते हुए कितना आएगा, 2 आएगा। तो नेचर ऑफ द मटेरियल ये डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी। आप लोग लिख सकते हो कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल। बट रेजिस्टेंस जो है आपका वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेंथ और थिकनेस ऑफ द वायर। वही आपकी रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वायर कितनी लंबी है, क्यों, क्योंकि वो तो एक स्पेसिफिक जो मीटर है उसी के लिए काउंट करिए रेजिस्टेंस, इसीलिए उसका निकनेम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो अब डिफरेंस में ये जो लिखा है यहाँ पे, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड वही रेजिस्टेंस क्या है, डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया है। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, वही रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, राइट। तो ये हो गया कुछ डिफरेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में। इसके अलावा भी डिफरेंस के पॉइंट है, तो आप लोग वो डिफरेंस के पॉइंट्स कलेक्ट करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इसमें और क्या डिफरेंस है आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, और कौन कौन से डिफरेंस है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही दो मेन पॉइंट है जो आपको लिखने हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन मार्क है, इसको उल्टा कर दो, आपका रेजिस्टिविटी बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हमारी रेजिस्टिविटी बन गई, ठीक है। क्या है हमारी रेजिस्टिविटी, दैट इज रो। तो इसका सिंबल भी आपको ध्यान में रखना है। अब हो गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का डिफरेंस में। अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखते हैं हमारे कौन से है। पहला न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं यहाँ पे। पहला न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में से दे रही हूँ, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो आपको असाइनमेंट्स या क्वेश्चन बैंक वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। अभी के लिए हम ये न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखो, इफ सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन terminals of an electric bulb, terminals of an electric, अच्छा बल्ब ना लेते हैं, हीटर लेंगे, बड़ा काम करेंगे हम, हीटर सस्ते थोड़ी है,
बल्ब सस्ता हो गया, हम हीटर की बात करेंगे। सो इलेक्ट्रिक हीटर इज कितना है 60 वोल्ट, ठीक है। when it draws a current of 4 ampere from the source, what current will the heater draw if potential difference is increased to 120 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, मतलब यहाँ पे हमारा कंडक्टर कौन है, इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 60 वोल्ट। आगे क्या दिया है, इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है तो उसका करंट क्या दिया है हमें 4 एम्पियर दिया है, ठीक है। तो आई की वैल्यू दी है हमें 4 एम्पियर और हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, लेट्स सपोज इसे 1 कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट केस के लिए, वो कितना दिया है हमें 60 वोल्ट, ठीक है। सो अब हमें दूसरी केस, ये तो पहली सिचुएशन हो गई। अब दूसरी सिचुएशन क्या बोल रहे हैं वो, कि अब हमारा करंट ये I1 हो गया लेट्स सपोज, तो हमारा I2 कितना है जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अब हो गया है 120 वोल्ट। मतलब देखो पहले केस में था करंट 4 एम्पियर था और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या था 60 वोल्ट था। अब वो बोल रहे हैं कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने 120 वोल्ट कर दिया है। तो 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप करंट की वैल्यू पता करो, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया है। अब वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, चलो तो सॉल्व करो अभी सॉल्यूशन उसका। देखो अगर हम केस 1 की बात करें, केस 1, तो हमारे पास आई कितना दिया है, हमारे पास आई है 4 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज होता है ना, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 60 वोल्ट, राइट। तो हमें ओम्स लॉ तो पता है, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या है, V इज इक्वल टू आई आर है। बट देखो यहाँ पे हमें V की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, R की नहीं पता, तो मैं इसी फॉर्मूला को R इज इक्वल टू V बाय आई लिख सकते हूँ, राइट। तो अगर मैं R इज इक्वल टू V बाय आई लिखूँ तो मैं यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकती हूँ। रेजिस्टेंस किसका, इलेक्ट्रिक हीटर का। तो इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 60 बाय 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर 2 से कट करेंगे ये 2, ये 30, 2 से कट किया 15, मेरा आंसर आया 15 ओम्स। यूनिट लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। तो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम्स, राइट। तो अब हमें क्या बोला गया है केस 2 में बोला गया है कि अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो गया 120 वोल्ट हो गया है। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 120 वोल्ट। तो हमें I2 की वैल्यू पता करनी है। अब देखो V2 भले ही बड़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है, करंट भी चेंज हो रहा है, बट अप्लायंस जो कंडक्टर है वो तो वही है ना, इलेक्ट्रिक हीटर ही है ना। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया कि पहले इलेक्ट्रिक हीटर था फिर वो अभी बल्ब हो गया या कुछ अदर अप्लायंसेस आ गए, नहीं। दोनों केस में क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर की ही बात हो रही है, इलेक्ट्रिक हीटर की ही बात हो रही है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो आपका रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो अब फिर से ओम्स लॉ लगा। ओम्स लॉ क्या है हमारा, फिर से V इज इक्वल टू आई आर। अब मुझे R पता है, V पता है, I पता नहीं है, तो I के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा V बाय R। तो V की वैल्यू क्या दी है 120 और मेरी R की वैल्यू क्या है 15। तो देखो अगर 3 के टेबल में आता है 3 4 12 एंड 0 एंड 3 5
15 एंड हियर तो हमारी आई की वैल्यू क्या आ गई 8 एम्पियर। चेक कर लेते हैं आंसर सही आया। हाँ आंसर सही आया। हमारा करंट क्या आना चाहिए I2 लिख लो या केस 2 लिखा है तो जरूरत नहीं I2 लिखने की, केस 1 हमने अलग दिखाया है, केस 2 अलग दिखाया है। तो अगर फिर भी आपको लिखना है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो हमारी I2 की वैल्यू क्या आ गई, करंट की वैल्यू क्या आ गई, हमारे करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या था 120 वोल्ट। तो हमारा करंट कितना है यहाँ पे 8 एम्पियर। एम्पियर लिखना जरूरी है अदरवाइज हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे, राइट। तो ये सॉल्यूशन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। या ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, इसका जो सॉल्यूशन पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब तब तक इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आया। तो मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क दे देती हूँ, आप इसका आंसर निकालिए, खुद से ट्राई कीजिए विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम इंटरनेट और एनी बुक। ओके, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और इसके सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखो इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है, पहले हीटर बोलते हैं फिर बल्ब बोलते हैं। ग्रो फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स if resistance of bulb filament is 1200 ohms। ओके, और बी पार्ट आपको दिया है पहले पार्ट में। चलो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। बी पार्ट बोला गया है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil draw from 220 volt source if resistance of heater coil is 100 ohms। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, बाकी आपको इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट। अब देखो 220 वोल्ट आया है, तो वोल्ट किसका यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये क्या दिया है आपको, V की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, और पहली लाइन पढ़ते बराबर पता चला है कि हमें क्या निकालना है, करंट, दैट इज I की वैल्यू हमें पता करनी है। तो V की वैल्यू दी गई है हमें 220 वोल्ट एंड आगे क्या बोला है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ohms, मतलब आपको R की भी वैल्यू दी है, राइट। आपको V की वैल्यू दी है, आपको R की वैल्यू दी है, आपको I की वैल्यू दैट इज करंट की वैल्यू पता करनी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखो बी पार्ट में क्या बोला है, हाउ मच करंट will an electric heater coil draw from 220 volt source if resistance of the heater coil is 100 ohms। अब देखो पहले 1200 ohms था, अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके उन्होंने कितनी कर दी है, 100 ohms। बाकी पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही है। अगेन आपको I पता करना है, उसके लिए आपको V दिया है, इस बार V की वैल्यू क्या है, सेम ही है 220 वोल्ट है, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई है, दैट इज 100 ohms। तो आपको I की वैल्यू पता करनी है, मतलब फिर से आपको यहाँ पे क्या लगाना है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है हमारा, V is equals to IR, राइट। तो ये काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के जैसा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, और इसका सॉल्यूशन फ्रॉम माय साइड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको आज के सारे कंसेप्ट ध्यान में आए हैं। अगर कोई भी कंसेप्ट में आपको कंफ्यूजन है आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज राइट फॉर द नोट्स प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।